तो ईरान का इंतकाम, तेल अवीव में कोहराम। 13 जून को धमकी, 1000 मिसाइल से हमला करेंगे। क्या किया? 150 मिसाइल से अटैक किया यहां पर। फिर 14 जून धमकी, 2000 मिसाइल से हमला करेंगे। क्या किया? 200 मिसाइल से अटैक किया यहां पर। 15 जून धमकी, 200 टन वजनी वॉरहेड से हमला। यह ईरान ने किया है तेल अवीव में। क्या बहुत बड़ा हमला वो करने वाला है? क्योंकि ईरान लगातार अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है इजरायल के खिलाफ और मिसाइल गोदामों के मुंह खोल चुका है। लेकिन ईरानी विदेश मंत्री ने 5 संदेश दिए हैं। आत्मरक्षा में इजरायल पर हमला कर रहे हैं, हमें युद्ध बढ़ाने के लिए मजबूर ना करें, यह ईरान के रक्षा मंत्री ने कहा है। उन्होंने कहा है कि यूएस की सहमति से ही इजरायल ने हमला किया है। न्यूक्लियर वार्ता रोकने के लिए यह हमला किया जा रहा है। न्यूक्लियर साइट पर हमले की अमेरिका निंदा करे, यह ईरान के रक्षा मंत्री मांग कर रहे हैं। लेकिन ईरान के एक और मंत्रालय पर हमला कर दिया इस बीच इजरायल ने। न्याय मंत्रालय को इजरायल ने निशाना बनाया, जस्टिस मिनिस्ट्री को। इजरायली एयरफोर्स ने बमबारी की है ईरान के न्याय मंत्रालय की इस बिल्डिंग पर। ठीक है, ये तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन अब लौटते हैं अपने पैनल के पास। अमज नबोरा, कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अभी ट्वीट किया है सोशल मीडिया का पोस्ट। उन्होंने कहा है कि शांति तो बिल्कुल आने वाली है और मध्यस्थता कौन करेगा? आपने उस आदमी का नाम सुना है। ही सजेस्ट दैट मध्यस्थता शुड बी डन बाय अ फेलो कॉल्ड व्लादिमीर पुतिन। उससे फोन पे बात की थी, उसके बाद ये आइडिया दिया है। बोलिए सर, कैसी दुनिया है ये? नहीं, सवाल यह है कि मध्यस्थता होगी कब? अभी तो कोई मध्यस्थता दिख नहीं रही। वो खत्म हो जाएगा सब कुछ। ही सेज दे आर गोइंग टू कम। बहुत मीटिंग्स चल रही हैं, ट्रम्प साहब कह रहे हैं। बहुत सी मीटिंग चल रही है, बैकडोर डिप्लोमेसी नॉट मिलिट्री एक्शन। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच पहल साहब। डिप्लोमेसी बैकडोर चल रही है और कहता है बहुत जल्दी शांति आएगी। अभी 1 घंटा पहले उसने ये तो वो भी कह रहे थे कमोडोर एस बहल की 24 घंटे में मैं रूस और यूक्रेन की वॉर रुकवा दूंगा। बिल्कुल सही कर रहे थे, कहां हुआ कुछ? बिल्कुल। अभी इसमें जो हम बात कर रहे थे इससे थोड़ी देर पहले, 2 चीजें होती हैं वॉर में लड़ाई जीतने के लिए। कैपेबिलिटी टू फाइट को डिग्रेड किया जाता है, जो कि इजराइल ने बहुत अच्छे तरीके से उसके आगे उस तरफ बढ़ रहा है। और दूसरा होता है विल टू फाइट। एक्चुअली कितनी भी कैपेबिलिटी हो, जब बॉक्सर्स में एक बॉक्सर का विल नहीं रहता तो वो लड़ ही नहीं पाता उसके बाद। अब वो क्या कर रहे हैं, अवाम के ऊपर जो ये आपने कार के हमले दिखाए, उससे क्या हो रहा है कि एक दहशत का माहौल बढ़ रहा है ईरान में। हाँ, और साथ में ईरान के अंदर मोराल उनका जो है ना, फाइट का मोराल जो है वो नीचे आता जा रहा है। और खासकर जब उनकी लीडरशिप को टारगेट किया जा रहा है, इनके वेपन सिस्टम्स को टारगेट किया जा रहा है, इनके अवाम को टारगेट किया जा रहा है और दहशत फैलाई जा रही है। और ये विल टू फाइट को ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। और जैसे आप पूछ रहे थे कि ट्रंप साहब ने कहा था 24 घंटे में, और अब लेकिन फ्यूल भी जो है वो ट्रंप साहब ही डालते हैं। वो चाहते हैं कि ईरान का इतना नुकसान हो जाए ताकि जब मैं मध्यस्थता करूं तो वो मान भी जाए और वो धमकी भी दे रहे हैं, क्रेडिट भी मिल जाए। वो कह रहे हैं हमारा कोई रोल नहीं अगर तुम्हें लग रहा है, और अगर तुमने एक भी जहाज को गलती से छू लिया या हमारे एक बेस पर गलती से एक भी मिसाइल मार दी तो फिर हम ऐसी जंग लड़ेंगे कि तुम देखते रह जाओगे। ये तो बिल्कुल ठीक, यही भी कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो ये पूरी ताकत से जवाब देंगे, कह रहे हैं। बिल्कुल। और इसमें एक चीज देखने लायक है, 18 से 19 मिलिट्री बेसेस हैं यूएस के इस एरिया के अंदर, लेकिन 8 परमानेंट बेसेस हैं जो कि सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, जॉर्डन, सीरिया, इन एरियाज को देखें तो वो मेजर 8 बेसेस यहां पे हैं। और उन्होंने ये इसलिए बोला उनको कि हम अटैक नहीं कर रहे थे, हमने अटैक नहीं किया, हम सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन आप हमारे बेस पे करेंगे तो ये युद्ध बढ़ जाएगा, आपको छोड़ेंगे नहीं, तबाह बर्बाद कर देंगे। इसका क्या मतलब है? ये साइकोलॉजिकल प्रेशर फिर डाल रहे हैं। अब अमेरिका चाहता है डील हो, लेकिन अमेरिका, ट्रंप चाहते हैं कि ये क्रेडिट डील हो, लेकिन जनरल सिवाच 5 दौर की वार्ता हो गई, 60 दिन का समय चला गया, कोई डील क्रैक नहीं हुई ईरान और अमेरिका के बीच। क्या इजरायल का ये हमला वो तरीका है जिससे प्रेशर कर डालकर नेगोशिएशन टेबल पर ईरान की नेगोशिएशन पावर कम करके उसको किसी डील पर लाया जा सकता है? बिल्कुल लाया जा सकता है। आपने बहुत अच्छा बोला गौरव। ये सच्चाई है कि पहले ईरान को लगता था कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिलिट्री कैपेबिलिटी है और वो कोई भी डील नहीं करेगा, और वो
सबको पता था कि वो बहुत ज़्यादा करीब है न्यूक्लियर हथियार बनाने के, मगर वो डिनाइल मोड पे था। और सबसे पहले ये कहते 20 साल के अंदर IAEA ने ये कहा था कि जो अब ईरान कर रहा है ऐसा लगता है अगले कुछ समय में वो न्यूक्लियर हथियार बना देगा। मगर जब से इसको चोट लगी है, ये 4 जो लड़ाई चली है अब इजराइल वर्सेज ईरान, इससे ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी बहुत कम हो गई है। उसकी लीडरशिप एक तरफ से गायब हो गई है। साइंटिस्ट मार दिए हैं, मिलिट्री कमांडर को भी मार दिया गया है। और ऐसे में पूरे अवाम के अंदर डीमोरलाइजेशन है। और आज ऐसा लगता है कि जो मिलिट्री कैपेबिलिटी थी ईरान की, वो 20% रह गई। उसको मद्देनजर रखते मुझे लगता है अब उसके अंदर वो कह रहे थे ना एयर कमांडर साहब, विल टू फाइट नहीं है, अब वो निगोशिएटिंग टेबल पे आने के लिए नहीं, लेकिन फिर और वो आएगा। और वो मुझे लगता है अब ऐसा टाइम है कि वो साइन डॉटेड लाइन पे करेगा, क्योंकि अगर वो नहीं करता नहीं लंबी जाती है। नहीं, मैं एक सवाल और पूछ रहा हूं सर। शर्त तो यही थी ना कि आप अपना जो यूरेनियम एनरिचमेंट है वो खत्म करेंगे। एम्बेसडर वोरा, यहां पर आपने उनके परमाणु, आपने नहीं तो आपके किसी जानने वाले ने, आपके किसी दोस्त ने उसके उन्हीं सेंटर्स को तबाह कर दिया। तो ईरान के पास क्या आप खोने को कुछ बचा है जो वो अमेरिका की इस बात को मानेगा? एम्बेसडर वोरा, उसकी इज्जत है, इज्जत बचाना चाहता है, टेबल पे बैठ के डिस्कस करेगा। ट्रंप साहब ने एक मीडिया इंटरव्यू में अभी कुछ देर पहले कहा है, ईरान वांट्स ए डील, ईरान वांट्स ए डील। और जो इजराइल ने अटैक किया है उसके कारण वो डील बहुत जल्दी आएगी। तो मेरा तो मानना है सर कि अब ईरान के पास क्या होगी, किन शर्तों पर होगी? एज फार एज जहां तक इजराइल का सवाल है, न्यूक्लियर बॉम्ब आउट आउट आउट, हैप्पी बर्थडे, कभी नहीं मिलेगा तुमको 1000 साल तक। ईरान को हाँ। और जहां तक ईरान का सवाल है, भाई मेरी थोड़ी बची हुई इज्जत है, अब कुछ पैसा वैसा दे दो, रिकंस्ट्रक्शन करा लो, मेरे को तेल बेचने दो, मेरा थोड़ा पैसे मैं कमाऊंगा। इकोनॉमिक सैंक्शन हटा दो। उनकी ऑलरेडी इकोनॉमिक जो हालत है बहुत खराब है। वो तेल बेच नहीं पा रहा है। हाँ। तेल उसका वहीं पड़ा हुआ है, तो सैंक्शन हटा दो। हाँ। मैं बॉम्ब को हमेशा के लिए अलविदा कह देता हूं और फिर हम भाई भाई डार्लिंग डार्लिंग करके खुशहाली में पूरी दुनिया जिएगी। मतलब सब कुछ घूम फिरा के वही उसी टेबल पर आती है जिसमें अमेरिका का अपर हैंड है। लेकिन देखिए एक चीज और, जिसमें हम डिप्लोमेट्स बैठते हैं, फौजी नहीं। एक चीज और है गौरव, जल्दी, अभी वो ऐसा दिखा रहा है ईरान अपने अवाम को कि अभी हमने लड़ाई जीत ली है। हाँ। और अभी तो उसकी इज्जत बची हुई है आयतुल्लाह अल खमानी के ईरान में, उसका ये फायदा उठा के ये डील कर सकता है। क्योंकि अगर ये लड़ाई लंबी जाती है फिर ईरान के हालात बहुत खराब हो जाएंगे। ना मुझे लगता है एक और ना इज्जत बचेगी। चलिए इसी बीच एक और रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं मैं। ईरान और इजराइल पड़ोसी देश नहीं है, ध्यान से देखिए, बहुत अहम रिपोर्ट है। दोनों के बीच इराक आता है, जॉर्डन आता है, सऊदी अरब का भी हिस्सा थोड़ा बहुत आता है, लेकिन इतनी दूर से ये दोनों देश एक दूसरे पर आग बरसा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, और इजराइल और ईरान के निशाने पर क्या क्या है, आइए दिखाते हैं। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के पहले ही दिन इजराइल ने ईरान के जिन ठिकानों को टारगेट किया था उनमें ईरान के 4 परमाणु केंद्र और 2 सैन्य ठिकाने थे। अब इजराइल ने ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर सबसे बड़ा हमला किया है। इजराइल की सेना ईरान के हर परमाणु ठिकाने को नेस्तनाबूद करने के मिशन पर है, क्योंकि इस हमले से कुछ दिन पहले इजरायली खुफिया विभाग को एक सनसनीखेज खबर मिली थी। अगर यह हमला नहीं होता तो ईरान एक हफ्ते में ही परमाणु हथियार बना लेता। ईरान के पास 15 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम मौजूद है। ईरान के बड़े पलटवार के बाद अब युद्ध का दायरा बढ़ गया है। अब दोनों दुश्मन देशों के टारगेट पर एक दूसरे के रक्षा विभाग, सैन्य मुख्यालय, तेल डिपो, हथियार डिपो और सरकारी इमारतें हैं। इजराइल के निशाने पर ईरान के परमाणु केंद्र हैं, तो ईरान इजराइल के तकनीकी संस्थानों को टारगेट कर रहा है। ईरान के हमले में इजराइल के वेizmann साइंस इंस्टीट्यूट के परमाणु रिसर्च सेंटर को भारी नुकसान हुआ है। इजराइल ने 9 लोगों की मौत की पुष्टि की है, 210 से ज्यादा लोग घायल हैं और कई लापता हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।